अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डाउन न्यूज़ का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पुराम में आज बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से ही। पाकिस्तान न्यूजीलैंड बांग्लादेश के दरमियान ट्राई सीरीज़ का आगाज़ तो 7 अक्टूबर से होगा, लेकिन तमाम टीमें जो है वो पहुंच गई हैं न्यूजीलैंड में और पाकिस्तान बांग्लादेश ने ज्वाइन किया है। न्यूजीलैंड जो कि होस्ट हैं और आज कप्तानों ने ट्रॉफ़ी की तकरीब रुनमाई भी की और इसके साथ साथ बांग्लादेश के कप्तान तो मौजूद नहीं थे, लेकिन केन विलियमसन मौजूद थे, इसी तरह बाबर आजम मौजूद थे और बड़े होपफुल दिखाई दे रहे हैं बाबर आजम कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की टीम अपने तमाम मसाइल को हल करने में कामयाब रहेगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान जूनियर लीग का आगाज़ भी कर हो रहा है। पाकिस्तान टीम आपके सामने मौजूद है और इस न्यूजीलैंड पहुंची है पाकिस्तान टीम। आज आराम का दिन है और फिर टीम कल से अपनी तैयारियों का आगाज़ करेगी। ये है जनाब पाकिस्तान जूनियर लीग के मनाजिर भी। ये लीग शुरू हो रही है कल से। आज इसके हवाले से भी कदाफी लाहौर में काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। इंशाल्लाह आज और कल फिर हम इस लीग के हवाले से खुसूसी जो सेगमेंट्स हैं वो भी आपके पास लेकर आएंगे, क्योंकि नौजवान टैलेंट जो शायद आपको भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, भी ये नामी जो है वो जाने माने चेहरे नहीं हैं, लेकिन शायद इंशाल्लाह कुछ अरसे में जब ये लड़के परफॉर्म करेंगे, इनके साथ मेंटोर्स मौजूद हैं, शुएब मलिक हों, शाहिद आफीदी हों, जावेद मियादाद हों, कॉलम मुनरो हों, डैरन सैमी हों, इसी तरह अब्दुल रज़ाक और अब्दुल रहमान जैसे कोचेज़ मौजूद हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि इनमें से बहुत सारे लड़के कल को पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान की T20, पाकिस्तान की वनडे और शायद इनमें से कुछ लड़के अगर बहुत अच्छे हैं तो वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम में भी आपको दिखाई देंगे। तो रमीज़ राजा साहब का ये एक विज़न है जिसको लेके वो आगे बढ़े और ये उनका ना सिर्फ उनका बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट का एक एजाज़ है कि किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर जो सबसे पहली जूनियर लीग है उसको कराने का एजाज़ पाकिस्तान को हासिल हो रहा है। और अब बात करते हैं जरा टॉप स्टोरी जो कि है पाकिस्तान न्यूजीलैंड बांग्लादेश की ट्राई सीरीज़। और प्रैक्टिस तो पाकिस्तान करेगी, बोके सर्दी बहुत है और शादाब खान का बड़ा फ़नी ट्वीट भी आपने पढ़ लिया होगा जिसमें वो इस चेंज ऑफ वेदर के हवाले से जो है अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन बड़ी डिफरेंट कंडीशन है, बारिश भी मतवक्के है। लेट्स सी कि न्यूजीलैंड में क्या पाकिस्तान बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को एक अच्छी तैयारी का मौका मिलता है, क्योंकि ट्राई सीरीज़ है बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले तकरीबन सेम कंडीशंस में। तमाम जो तैयारियां हैं वो सीरीज़ की वैसे तो मुकम्मल हैं। आज कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनमाई की। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान बांग्लादेश के दरमियान ये सैम मुल्की सीरीज़ हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की प्रॉब्लम तो बहुत नज़र आए इंग्लैंड सीरीज़ में, एशिया कप में, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड में और न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ ट्राई सीरीज़ खेलने का मौका मिल रहा है। तो क्या फ़ायदा उठा सकेगी हमारी टीम, क्या मसले हल हो सकेंगे? मिडल ऑर्डर का ये ज़रूर है कि उन्हीं पिचेस पे खेलने का मौका मिल रहा है तो तैयारी अच्छी हो सकती है, कंडीशन से आमांगी भी हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और मेरा ख्याल है कि जो न्यूजीलैंड की और ऑस्ट्रेलिया की पिचेज़ है वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती है और मेरा ख्याल है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की टीम वहाँ पर मैचेस खेलेगी उतना उनके लिए फ़ायदा होगा वर्ल्ड कप में आगे जाकर, क्योंकि जो आप बाउंस होता है ऑस्ट्रेलियन पिचेस में वो पाकिस्तानी या एशियन कंडीशन से 1 या 1.5 फुट ज़्यादा होता है। तो जब तक आप वहाँ पर जाकर प्रिपरेशन प्रॉपर ना करें, उन पिचेस पर प्रॉपरली आप बॉल को मीट ना करें, उस वक्त तक बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली है इस वर्ल्ड कप से पहले। इसमें ना सिर्फ बैट्समैनों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है बल्कि बॉलर्स को भी अपनी लेंथ को एडजस्ट करने का मौका मिल जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा रऊफ। यकीनी तौर पर आप भी न्यूजीलैंड की विकेटों से वाकिफ़ हैं, क्या चैलेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि दो तरफ बात जा सकती है, एक तो हम बहुत अच्छी तैयारी कर लें, अल्लाह करे हमारा मिड ऑर्डर परफॉर्म करे, दूसरा ये भी हो सकता है कि मे बी कि हम दोबारा से उसी तरह स्ट्रगल करें और फिर बातें शुरू हो जाएं कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीली जो एक आध शायद नज़र आ रही कि फ़खर जमान आ सकते हैं, या ऑब्वियसली जो मिडल ऑर्डर है उस पर बड़े इस पर तलवार लटकी हुई है। आपका क्या ख्याल है रऊफ, इन मैचेस को हम किस नुक्ता नज़र से देखें और टीम मैनेजमेंट की इस वक्त क्या जो है वो हिकमत अमली होनी चाहिए कि इन मैचेस का फ़ायदा इस अंदाज से उठाएं कि वर्ल्ड कप में हम बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से जाएं, बजाय इसके कि और अंडर प्रेशर हो जाएं? देखिए, अगर कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई आगे विजन होता है या उनकी कोई पॉलिसीज़ होती है या जिस तरह की मैनेजमेंट उन्होंने साथ लगाई है उनका आगे कोई फ्यूचर प्लान होता, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम या जिस तरह हम लोग इस तरह के सवालात उठा रहे हैं या पाकिस्तान क्रिकेट के हर जो पसंद करने वाला या देखने वाला उसके दिमाग में जो सवाल उठ रहे हैं वो बिल्कुल भी ना कतई हो, बिल्कुल इस तरह के सवालात होने ही नहीं चाहिए इतने बड़े मेगा इवेंट से पहले। तो इनको पहले ही कवर अप कर लेना चाहिए था। और मेरा ख्याल है कि ये जो सीरीज़ थी न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप से पहले, ये तो सिर्फ और सिर्फ इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई भी किसी किस्म की अब चेंज का मौका है। अगर आपने कोई भी चेंज करना था तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी ये इंग्लैंड की सीरीज़, इसमें आप कुछ भी कर सकते थे। मगर जो
ये न्यूजीलैंड की सीरीज है वर्ल्ड कप से पहले, ये तो एक कॉम्बिनेशन बिल्ड करने का मौका, ये तो नए प्लेयर्स को लाकर उनको डेवलप करना या उनको चेक करना या उनको ट्रायल्स लेना, ये तो बिल्कुल भी मेरा ख्याल है कि एक आप इसको नहीं, इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे इस किस्म की पॉलिसी को। तो मेरा ख्याल है कि अब जो क्वेश्चन उनके सर पर होगा वो यही होगा कि आप वो जो आपका मिडिल ऑर्डर है और आप कॉम्बिनेशन किस हद तक उनको तरतीब दे सकते हैं, आप किस बॉलर को एडजस्ट करेंगे, कौन से बैट्समैन को किस नंबर पर आप यूटिलाइज करेंगे और कौन सा लोअर मिडिल ऑर्डर में यूटिलाइज होगा। तो मेरा ख्याल है कि अब तो यही एक चीज़ बाकी रह गई है जिस पर एक्सपेरिमेंट करना हमने इस सीरीज में। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब बिल्कुल तब्दीली का वक्त गुजर गया, सिवाय इसके कि शायद फ़खर जमान जो कि इंजरी सेहतियाबी के बाद बतौर ट्रैवल रिजर्व ही पहुँचेंगे, लेकिन बताया ही जाता है कि शायद उन्हीं को हम कहीं स्क्वाड में शामिल कर सकते हैं। लेकिन रऊफ़, आपके ख्याल में एक हम हिकमत अमली तो तब्दील करके देख सकते हैं ना, कि अगर 11 के अंदर हम कोई कॉम्बिनेशन बैटिंग प्लेसेस को चेंज करके देखें। आपकी राय में हम इन मैचेस में, जो कि दो मैचेस हैं दोनों टीमों के खिलाफ, फिर फाइनल भी मिल सकता है, तो हमारे पास 5 मैचेस हैं, क्या हिकमत अमली हमारी हो सकती है? अब बहुत ज़्यादा इस पर ना डिवाइडेड ओपिनियन है। मैं आपकी राय भी चाहूँगा कि रिजवान बाबर ही क्या ओपनर रहें या हम कोई एक और एक्सपेरिमेंट करके देखें, ताकि मिडल ऑर्डर के नीचे हमारे पास शायद बाबर नंबर 3 पे आते हैं, तो शायद आपकी मिडल ऑर्डर तक कुछ स्टेबिलिटी जाती है। हम कर क्या सकते हैं आपके ख्याल में? अब वक्त कम है, मुकाबला बच सकता है। देखिए, जहाँ तक आपने फ़खर ज़मान की बात की है तो मेरा ख्याल है कि एक आइडियल वो एक चॉइस है पाकिस्तान टीम के लिए, और मेरा नहीं ख्याल कि उसके बगैर पाकिस्तान की टीम अब बन भी सकती है, क्योंकि उसने प्रूव किया है ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन और इंग्लिश कंडीशन में, जहाँ भी बड़े मैचेस थे और ट्रू पिचेस थी, उसने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया और अच्छे फास्ट बॉलर्स के खिलाफ परफॉर्म किया। तो अगर वो फिट होकर तो टीम में दोबारा वापस आ जाता तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बहुत गुड लक होगी। जहाँ तक आपने बात की है कॉम्बिनेशन की, तो मेरा ख्याल है कि जो बाबर और रिजवान है, काफ़ी अरसा पहले इनको ट्राई आउट किया गया था, क्योंकि जो नेचुरल पोजीशन थी रिजवान की वो नंबर 6 थी और बाबर की नंबर 3 थी। वहाँ से हमने इनको इस शॉर्ट फॉर्मेट में ट्राई किया था, मगर उन्होंने वहाँ पे 3-4 ऐसी अच्छी इनिंग्स खेली कि एक हमने उनको बिल्कुल एज ए ओपनर डेवलप कर दिया। अब उसमें यह था कि हमारे पास आप वर्ल्ड वाइड जितनी भी टीमें देखें उनके पास स्पेशलिस्ट ओपनर्स होते हैं जो कि सर्कल को यूटिलाइज करते हैं। पहले 6 ओवर में उनकी कोशिश होती है कि वो 50+ रन कर दें। अगर वो 55-60 रन 6 ओवर्स में करते हैं उनके सर्कल के प्लेयर, तो जो आगे मिडिल ऑर्डर होती है वो 6 ओवर्स में अगर वो 6-7 की एवरेज से 40-42 रन करें तो 110 या 8 रन उनके 10-12 ओवर्स में हो जाते हैं, और 8 ओवर्स में आप एक्सीड कर सकते हैं उसको 170, 180, 190 तक आप लेकर जा सकते हैं। मगर अब जिस तरीका का हमने कॉम्बिनेशन आजमाया हुआ है, बनाया हुआ है, तो हमारे जो दोनों ओपनर्स हैं इनकी जो एवरेज है वो जो स्ट्राइक रेट है वो 120 है, 120 से भी कम है। तो ये 6 ओवर्स में वो मुश्किल स्कोर करते हैं 35-36 रन, तो वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्ड हो जाता है हमारे जो मिडिल ऑर्डर है, क्योंकि उनको अगले जो 6 ओवर्स होते हैं उनमें उनको 12 रन की एवरेज से 70 रन करने पड़ते हैं 110 रन के लिए। तो वो बाज़ दफ़ा हो जाता है, बाज़ दफ़ा नहीं होता, इसीलिए हम इन पे क्रिटिसाइज करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो जिस फॉर्मेट का प्लेयर सूट करता है या जो जिस फॉर्मेट में इंपॉर्टेंस रखता है, तो अगर उसको उस फॉर्मेट पे ट्राई करें तो हमारे लिए बहुत बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, बजाय के। लेकिन जो बात आपने अभी की है, अब चेंजिंग का टाइम नहीं है। आप किसी किस्म की, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ये चेंज कर सकते हैं, ना ये ओपनिंग में कर सकते हैं, ना मिडिल ऑर्डर में और ना लोअर मिडिल ऑर्डर। बिल्कुल आपने ठीक कहा, कुछ स्लाइड इंप्रूवमेंट है दोनों के स्ट्राइक रेट में। बाबर 140 में गए और रिजवान 138 पे था, लेकिन आपने ठीक कहा कि ओवरऑल तनकीद रहती है कि क्या हम बहुत अच्छा यूटिलाइज़ करते हैं नहीं। लेकिन रऊफ़, बतौर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, और आपने बड़ी लंबी अरसे पाकिस्तान को फर्स्ट क्लास में भी सर्व किया, पाकिस्तान की बॉलिंग आपको लगता है कि इस मयार की है जैसा कि लोग कह रहे हैं? अगर शाहीन फिट हो जाते हैं, ये भी फरमा दीजिएगा कि क्या जो उनको इंजरी है घुटने की, उसके फ़ौरन बाद अगर वो 15 अक्टूबर को ही टीम ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि कोई मैचेस नहीं खेले, कोई प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेले, शायद एक आध वार्म अप मैच खेल लें, और फिर इंडिया का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है 6 टीमों में से सिर्फ 2 नहीं आगे जाना है। सो हम कहाँ स्टैंड करते हैं? रऊफ़, रियलिस्टिक बात क्या है कि क्या हम एकदम शाहीन से एक्सपेक्टेशंस रखें, कहीं वो बुमराह की तरह अल्लाह ना करे दोबारा उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए, और आपने देखा बुमराह वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। हमारी हिकमत अमली बॉलिंग के हवाले से क्या रहनी चाहिए? देखिए, एक शाहीन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल के साथ बता देता हूँ। जो उसकी इंजरी है, एज ए फास्ट बॉलर मैं जानता हूँ कि जब आपके जो लेगामेंट होते हैं नी के, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, या आपके एक्शन में थोड़ा सा फॉल्ट होता है, या आपका जो थवाई का मसल होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, या आपकी डेफिशिएंसी थोड़ी सी फूड की होती है, न्यूट्रिशन की होती है, तो फिर आपको ये लेगामेंट्स की इंजरी वगैरह आ जाती है। और ये लेगामेंट की इंजरी एकदम नहीं होती,
इसमें ये रेपिटेटिव इंजरी है, इस पे रेपिटेशन वाइज इस पे वो जो आपका स्ट्रेस पड़ता रहता है और उसके बाद ये इसकी फर्स्ट ग्रेड होती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड ग्रेड में चली जाती है, जिसमें वो पूरा लेगामेंट टीयर हो जाता है। तो वो ये शाहीन का जो लेगामेंट इंजरी है, तो मैंने अभी इसको जो रिहेबिलिटेशन में भी देखा, तो अभी भी जब ये बॉलिंग करता है तो मेरा ख्याल है कि इसका स्ट्रेस जो इसका फ्रंट का लेगामेंट है उस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो अगर इससे जल्दी की तो मेरा ख्याल है कि ये इसको इंजरी दोबारा भी हो सकती है, जो चांसेस हैं इसके। तो मेरा ख्याल है कि जितना वो उस इंजरी को प्रॉपरली रिकवर करके आएगा, क्योंकि जब कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है तो उसके जो लेगामेंट्स होते हैं नी के, उन पे 3 गुना उसकी बॉडी वेट से ट्रिपल वेट उसका, जब वो जंप लेकर नीचे आता है तो ट्रिपल वेट उसकी बॉडी का, अगर आपका वेट 70 kg है तो आपका 280 kg वेट आपके नी को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही, अगर गुड लक होगी पाकिस्तान की, अगर वो वापस आ जाते हैं, इनसे पहले ही उनको अच्छे तरीके से हमें यूटिलाइज कर लेना चाहिए था। बाकी जहाँ तक आपने बॉलर्स की बात की है, तो वो अभी देखें कि जो शाहनवाज दानी है, उनको वहाँ पर हमारा जो मैनेजमेंट था उसने बताया था कि इनको इंटरकोस्टल इंजरी हुई है, मगर इंटरकोस्टल इंजरी को रिपेयर होते भी 7-8 वीक लगते हैं। तो उनको टू अर्ली इंग्लैंड के खिलाफ खिला दिया गया और उसकी वजह से वो स्ट्रगल करते रहे। जो उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं उनमें उनकी एवरेज जो 40 रन से भी एक्सीड कर रही थी, पर ओवर में 14 रन से ज्यादा रन वो खा रहे थे। उसके बाद जो आपके नसीम शाह हैं, उन पे बहुत ज्यादा आपने वर्कलोड डाला। दुबई की जो सख्त ह्यूमिडिटी कंडीशन थी उसमें भी स्ट्रगल करते नजर आए, उनकी काफ की इंजरी हुई है। उसके बाद हमने इंग्लैंड के खिलाफ उनको मैचेस खिलाए तो जो उनको भी वायरल इन्फेक्शन हुआ, वो भी टीम से अनफिट होकर बाहर हो गए। अब बाकी पीछे हमारे पास रह गए थे हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन अभी अपनी बॉलिंग उनकी उस म्यार पर पूरी नहीं उतरती जब वो छोड़कर गए थे। वो अभी अपनी बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। अपने 1 या 2 ओवर के बाद जो उनके बॉडी पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ मूवमेंट करना शुरू हो जाते हैं, जो अपर लिम्ब है उनका। इसका मतलब है कि आप रिदम में नहीं है और आपको रिदम में आने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मोहम्मद जो हारिस रऊफ हैं वो बहुत ज़्यादा उनको खिलाया। नीदरलैंड में भी खेले, श्रीलंका में भी खेले हैं, वो ये पीछे जो एशिया कप हुआ उसमें भी सारे मैचेस खेले हैं। अभी जो इंग्लैंड की सीरीज के भी ऑलमोस्ट 1 मैच मिस किया और सारे मैचेस खेले हैं। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि वो अगर फिट रहें तो पाकिस्तान के पास फातर खा कुछ ना कुछ फास्ट बॉलर होगा जिसको लेकर वर्ल्ड कप में जाएंगे। अदरवाइज जिस तरह हमारी टीम इंतजामिया ने इनको यूटिलाइज किया है और हमारे फास्ट बॉलर पर जो जूनियर यंग लड़के थे उन पर बर्डन डाला है, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अफसोसनाक चीज़ आप इसको कह सकते हैं। ठीक है रऊफ, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया और हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ, क्योंकि टेक्निकल साइड खासतौर पर शाहीन की इंजरी की जो आपने बताई वो वाकई बहुत ही मालूमाती थी। आपका शुक्रिया। लेकिन रऊफ बताइएगा कि जो हमारी बैटिंग है जिसके ऊपर पूरी दुनिया बात कर रही है, जाहिर बात है जब हम रिजवान बाबर के बाद बात करते हैं तो दुआएं और उम्मीदें ही सिर्फ हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। हमारे पास एक साफ दिखाई दे रहा है रऊफ कि वहाँ पर कोई एक्सपीरियंस प्लेयर भी नहीं है जो शायद उनको सिखाता। आपको लगता है कि अगर हम, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पीछे मुड़ के देखें, बहुत सारे लोग इस बात को डिनाई करते हैं, आप भी इस बारे में पहले फरमा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है रऊफ कि हमने शायद ऐसी प्लानिंग की नहीं कि इस रॉ इनएक्सपीरियंस मिडल ऑर्डर के साथ कोई मोहम्मद हफीज़ या शुएब मलिक जैसा प्लेयर कम से कम 1.5-2 साल पहले ही इनके साथ मौजूद रहता, इनकी मेंटोरिंग होती और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हफीज़ मलिक इस सीन से फेड आउट होते तो ये तैयार होते। तो क्या हमने सही तरह से इनको उस भट्टी में झोंका, या आप समझते हैं कि नहीं लड़कों को चांस मिला यही परफॉर्म नहीं कर पा रहे? इसको हम कैसे कंक्लूड करें? देखिए, इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो हमारी जो साइकी है हमारी पाकिस्तानी कौम की और जो हमारी क्रिकेट की साइकी है वो बिल्कुल सेम है। वो इसलिए कि हम अपने से अच्छा बैट्समैन या अपने से अच्छा जो इंसान है उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बर्दाश्त नहीं करते। और यही एक साइकी थी जो हमारे बैट्समैन, ये एक लेगेसी इसको कह सकते हैं, जो हमारे बैट्समैन लेकर आ रहे थे जिनके आपने नाम गिनवाए। इनकी असल वजह यही कोशिश थी कि अपने साथ जब ये पावरफुल थे टीम में, जब इनकी मर्जी से टीमें बन रही थी, जब ये ऑल इन ऑल थे पाकिस्तान क्रिकेट के, तो इनको चाहिए था कि जो अच्छे डोमेस्टिक के या फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर में आपके बेहतरीन टेक्निकल बैट्समैन है उनको साथ रखकर डेवलप करते। मगर इन्होंने जो टेक्निकली टॉप क्लास बैट्समैन थे जिनको मैं जानता था उनको इग्नोर किया, क्योंकि इनका अपना जो कैरियर था खतरे में था। तो इन्होंने जो हल्के बैट्समैन थे उनको वहाँ पर, जिनकी टेक्निक बिल्कुल लो थी, उनको अपने साथ रखा। उसका एंड रिजल्ट ये निकला कि आज हमारे पास जो टॉप बैट्समैन थे हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वो मंजर से ही गायब हो गया, उनको पाकिस्तान खिलाया ही नहीं। जो हमारे साथ हैं उनकी टेक्निकलिटी इतनी अच्छी नहीं है कि हम उनको जो कोचिंग मैनुअल है उसमें रखकर, अभी सारे बात कर रहे हैं कि हम उनको कोचिंग क्यों नहीं कर सकते। मैं आपको सिंपली बताऊं, आप इसलिए आप कोचिंग आप उसकी कर सकते हैं जो टेक्निकली बहुत ही शानदार हो। जिस तरह इंग्लिश बैट्समैन थे, आप 3-4 मैचेस के बाद आपने देखा जब 6वां 7वां मैच हुआ
उनके कोचेज ने उनको कहा कि आपने जो फास्ट बॉलर है उसकी जो बॉलिंग स्पीड है उसको यूटिलाइज करना, आपने सिर्फ बैट का फेस ओपन करना है तो बाउंड्री हो जाएगी। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने फिर दूसरी चीज मुझे ब्रेक पे जाना है और फिर आपने इजाज़त भी लेनी है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि एक ये भी बड़ा आर्गूमेंट आ रहा है भाई कि हमारे पास तो यही टैलेंट है, और शायद क्या आपको लगता है चीफ सेलेक्टर साहब ये कहकर, या सिलेक्शन कमेटी या क्रिकेट बोर्ड ये कहकर कि भाई यही हमारे टॉप परफॉर्मर हैं, इन्होंने मैचेस भी जितवाए हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो क्या ये एक दुरुस्त बात है कि हमारे पास बस इसके अलावा कोई प्लेयर नहीं है और ये लड़के इतना अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, महज बदकिस्मती है? क्या हम इसी पर इत्मीनान कर लें, सब्र कर लें, शुक्र करें कि बस वर्ल्ड कप में क्या पता कुछ क्लिक हो जाए? अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद है। जी रऊफ। हेलो जी रऊफ, आप मुझे सुन चलें? अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं और यकीन तौर पर पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर पे सबको ही इस पर तशवीश है। रऊफ, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो प्लीज़ बताइएगा कि क्या हम इस बात को कहकर बरियोज़िम्मा हो जाएं कि हमारे पास यही टैलेंट था, या हमें बल्कि चलें इसको डिस्कस करते हैं और हम एक और मेहमान भी ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर, उनसे ही बात करेंगे क्योंकि ये मसला वर्ल्ड कप का है। आज ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच भी हुआ, वेस्ट इंडीज़ भी बहुत अच्छी फाइट कर रहा था, उस मैच के रिजल्ट के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको, और जनाब बात कर रहे हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड बांग्लादेश ट्राई सीरीज़ की। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर रुकन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। तौसीफ भाई, अभी मेरी कुछ देर पहले बात हो रही थी अब्दुल रऊफ से, वो भी कह रहे थे कि अब तब्दीली का कोई वक्त तो रहा नहीं, अब आप ये कर सकते हैं कि आप इन्हीं लड़कों को बैक करें और किसी तरह उम्मीद करें कि परफॉर्मेंस निकलवा लें। ट्राई सीरीज़ है न्यूजीलैंड के अंदर, शायद ये एक वाहिद अच्छी चीज़ है जो वर्ल्ड कप से पहले हो रही है कि हमें ऑस्ट्रेलिया में खेलने से पहले 4 से 5 मैचेस मिल रहे हैं। तो तौसीफ भाई, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई हिकमत अमली अब तब्दील करके फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, रऊफ ने जो बात की है वो अपनी जगह ठीक है, बट आपके पास है तो ना, ये तो नहीं कि नहीं। आपके फर्स्ट क्लास में जो खेल रहे हैं लोग, या आप जैसे मैं शर्जील की बात करता हूँ हमेशा, मतलब इस टाइप के क्रिकेट, आप जो लोग जाएंगे ठीक है, आप इनसे काम जरूर चलाएं, अपनी जगह है। लेकिन काम चलाने का मकसद क्या, आप खुद देख लीजिए कि अल्लाह करे अच्छा हो सारा, मैं तो समझता हूँ, लेकिन बट आप ये तो देखें ना कि हमने जिन पिचेस पे खेला है वहाँ इंग्लैंड की बॉलिंग ने हमें जो है डिस्टर्ब किया। अगर 2 आदमी स्कोर नहीं करते थे तो हम ढह जाते थे नीचे। बिल्कुल। तो लड़के तो वो प्लेयर तो वही है ना। अब वो जहन में अब ये आ जाए कि हम अपना स्कोर कर लें सिर्फ और हो जाए। शान ने स्कोर किया डेफिनेटली, लेकिन मेरा अपना ये है कि देखें इन मैचों में आप हिकमत अमली चेंज करें। ठीक है, आप दोनों ओपन चले जाइएगा यार, हम नहीं कह रहे, आप जरा चेंज करके, असल तो मिडिल ऑर्डर में है ना गफ्फार भाई, हम लोग मिडिल ऑर्डर किए ना। 2 आदमी हमारे आउट हुए लास्ट मैच में, पूरी टीम ही गिर गई नीचे। तो ये तो हमें पता था कि गिर जानी है, इसलिए कि मिडिल ऑर्डर मैं ही नहीं, सभी कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है। तो अब जब 13-14 ओवर आप ऊपर से खेल के जाएंगे तो बाकी का क्या होगा। फिर दूसरी बात ये कि देखिए, एडवांटेज तो ओपनर को होता है ना कि 2 लड़के बाहर होते हैं सर्कल जी सिर्फ। तो अगर कोई अच्छा प्लेयर है 30-35 तो वैसे ही अपने 40 कर देगा 6 ओवर के अंदर अटैक करने वाला, जैसा कि ये कर रहे हैं दोनों, है ना। तो मतलब असल तो हमें नीचे जाके प्रॉब्लम है। तो सी भाई, अब रहनुमाई फरमाइएगा कि हम सब यही सोच रहे हैं कि अब कर क्या सकते हैं, अब इस ट्राई सीरीज में हम ऐसा क्या करें। जारी बात है कि 1-2 ऑप्शन यही है कि अब शादाब को या नवाज में से किसी एक को ऊपर भेजें, या थोड़ी सी एक हिकमत अमली बना लें कि थोड़ा सा लड़कों को बैकअप करें। हम टेक्निकली, आप चूँकि क्रिकेट को समझते हैं, और हमें रहनुमाई फरमाइएगा अब ऑप्शन बचा क्या है, कर क्या सकते हैं इस मौके पे? देखिए, अभी तो फखर आएगा, मुझे लगता है ऐसा कि फखर आ जाएगा, जाहिर है अटैकिंग। ये वो प्लेयर हैं, और शान मसूद को भी मैं मानता हूँ, ये वो प्लेयर हैं जो अटैक करते हैं। शान मैंने इस देखा, ठीक है, बाद में भी बैट नीचे भी आया ना, जब वो कम रह गया था तो उसने कोशिश की मारने की, जबकि सेट बैट्समैन नहीं मार रहे थे, वो नीचे ही मार के रन ले रहे थे। तो काम तो ऐसा होना चाहिए, फखर आ जाएगा आपका, ये शान मसूद है, ये 2 आ जाएंगे अगर अंदर तो आपके नीचे अच्छा हो सकता। लेकिन अब वही वाली बात कि क्या बाबर नीचे जा सकते हैं? नहीं जा सकते, वो नहीं जाएंगे, इसलिए क्यों। लेकिन हमारा कहना ये है कि आप जरा एक चेंज करके देखो क्या होता क्या है इससे। आपकी अगर मिडिल ऑर्डर आपके नीचे जाने से फिर अब प्रॉब्लम ये है कि बाबर बहुत ज्यादा
लंबे छक्के मार नहीं सकते नीचे अगर जाते हैं। तो ये चीजों को देखना पड़ेगा। आप शादाब की बात करें, ये तो टेस्टेड है ना यार, सब चले हुए कारतूस हैं, गए वो 3-4 नंबर पे जा चुके हैं, ये कर लें, ये भी कोशिश करके देख लें चीजें। चलिए सर, शादाब खान ने ट्वीट किया, उन्होंने तस्वीर डाली तो ज़रा हमें भी अंदाजा हुआ कि वहाँ गर्म कपड़े निकले हुए हैं, टोपियाँ शोपियाँ पहनी हुई। उन्होंने कहा अम्मी जी सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो वो सर्दी और जो कंडीशन तब्दील हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया का मुझे नहीं पता, अभी उसका भी हम पता कर लेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड में ऑब्वियसली बस सर्दी है, ट्राई सीरीज़ जब हो रही है तो ये कंडीशन भी बड़ी मैटर करती हैं। तो ये तो मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, जो कि ये कंडीशन तो कभी हमें सूट नहीं की हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में तो फिर भी नॉर्मल होगा, सच नहीं, बहुत सर्दी तो ऐसा नहीं होगी, लेकिन हाँ यहाँ पर जो है ये तो फर्क आना ही है ना सर इसमें। अब वो जाहिर कपड़ों के इंतजाम भी ठीक है होंगे, अब वो किसी को जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने, तो यहाँ से लिहाफ गद्दे तो नहीं भेज सकता आदमी, लेकिन मैं भी मसला कर रहा हूँ जो वो बात कर रहा है। तो मतलब आई मीन एडजस्ट करें चीज। आपके पास आन के क्या गर्मी में ऑस्ट्रेलिया यूएई में नहीं खेली सर, उन्होंने आई जैकेट पहन के अपने टेम्परेचर को नॉर्मल किया है उन्होंने। सर हमने वेस्ट इंडीज को इतनी सख्त गर्मी में मुल्तान में खिला दिया, मुल्तान वाले खुद कहीं घूमने चले आते हैं उस दौरान। बात है देखे ना, अब आप जैसे जा रहे हैं उस तरह का आप दूसरी टीमें कैसे कर लेती हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। ठीक है सर्दी हमारे लिए जरूर है, सर्दी में हम नहीं खेल पाए, गर्मी में हम ना खेल पाए, तो मौसम कौन सा हो जाए, मैच नहीं होगा, बस यही काफी है मेरा ख्याल उस लिहाज से। तो चलिए सर, आखिर में बॉलिंग हमारी बेहतर दिखाई दे रही है, ऑन पेपर भी परफॉर्मेंसेस भी हैं शाहीन के मुतालिक, लेकिन रहनुमाई फरमाइएगा कि 15 अक्टूबर को डायरेक्ट ब्रिस्बेन आ रहे हैं, उन्होंने ट्राई सीरीज भी नहीं खेलनी है। ऐसे में क्या वर्ल्ड कप में डायरेक्ट इंडिया वाला मैच 23 अक्टूबर वाला, आपको लगता है कि मैनेजमेंट खिलाने का रिस्क लेगी? जो कि जसप्रीत बुमराह की प्रॉब्लम आपके सामने है, वो मैच खेले तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंजर्ड हो गए, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। नहीं कैसे होगा आप मुझे बताया ना, या तो न्यूजीलैंड में उसको टेस्ट कर लें। नहीं वो नहीं आ रहे 15 अक्टूबर को सर, वो ब्रिस्बेन आ रहे हैं, मतलब वो न्यूजीलैंड नहीं आ रहे। हाँ तो इतनी जल्दी चांस आप नहीं ले सकते। आप नेट में और मैच में बिल्कुल डिफरेंट होती है ना चीज, एकदम खिलाना। आप देख लें भाई, मुझे तो कहीं से समझ नहीं आती कि एकदम आदमी इतनी बड़ी इंजरी और उसके बाद एकदम जाके सीधे ही मैच में खेलेगा, तो मुझे तो डाउट ही है। मुझे सच मुझे नहीं लगता कि वो कितनी उनकी फिटनेस का बेहतर हुई है या क्या है, लेकिन डायरेक्ट मैच में जाना तो बहुत ही मुश्किल काम। ठीक है, चलिए तौसीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे तफसीली बात ज़रूर करेंगे इसके सारे सिनेरियो पर। और पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान जूनियर लीग के हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। पुरान रिप्ले में खुशामदेद। और पाकिस्तान की आप समझ लीजिए कि ऑफिशियली तीसरी लीग जो है वो कल शुरू हो रही है। एक तो पाकिस्तान सुपर लीग है, एक कश्मीर प्रीमियर लीग है, और अब कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बैनर तले पाकिस्तान की ऑफिशियली सेकंड लीग जो कि पाकिस्तान जूनियर लीग है उसका आगाज़ हो रहा है। अब रिपोर्ट देखिए गुलाम मुर्तज़ा की, फिर मज़ीद बात करते हैं। जूनियर लेवल की दुनियाई क्रिकेट की पहली लीग पाकिस्तान जूनियर लीग का आगाज 6 अक्टूबर से होगा। टीमों ने लाहौर में डेरे डाल लिए, मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों की भरपूर तरबियती मशकें जारी हैं। लेजेंड जावेद मियांदाद मुस्तकबिल के हीरोज को गुर सिखाते रहे, मगर सारी दुनिया में ये मशहूर हो गई है, तो हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ हो रही है और बाहर के प्लेयर्स जो है वो आ रहे हैं। सबसे खुशाइन बात तो वो है। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी लीग में बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म हैं। Yeah, I'm really looking forward to working with Shahid Afridi. Be a great opportunity for me to pick his brains and try learn off him, as he was one of the best T20 bowlers in the world. जैसे कि हम डोमेस्टिक खेलने इस दफ़ा परफॉर्म किया तो काफ़ी अच्छा स्टेज है यंग बॉयज़ के लिए अपना टैलेंट शो कराने के लिए, और जैसा कि हमारे मेंटोर्स काफ़ी सीनियर हैं और लेजेंड समझ लें, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस एज में हम लोग को पीसीबी ने एक लीग प्रोवाइड करी है, इसको हम यहाँ पर परफॉर्म करके अपनी नेशनल साइड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमारे लिए एक यंगस्टर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान में मुझे हारिस रऊफ का बॉलिंग बहुत पसंद है क्योंकि वो अपना पेस अच्छा मिक्सअप करता है, और इंटरनेशनल में मैं बेन स्टोक्स को बहुत मतलब आइडलाइज करता हूँ क्योंकि वो मेरे जैसे लेफ्ट हैंड बैटिंग करता है, वो राइट आर्म फास्ट बॉलर भी है। जूनियर लीग 6 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक कज़ाफी स्टेडियम में खेली जाएगी। कुल 6 टीमें टाइटल के लिए मैदान में उतरेंगी। कैमरामैन मोहम्मद जलील के साथ गुलाम मुर्तज़ा, डॉन न्यूज़, लाहौर। गुलाम मुर्तज़ा की आपने रिपोर्ट देखी, गुलाम मुर्तज़ा से बात करते हैं। गुलाम, इस वक्त क्या अपडेट है, जो कि आज बड़ी एक्टिविटीज़ हैं, कप्तानों की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, ट्रॉफी रुनमाई भी है, डैरन सैमी पहुंच चुके हैं, इसी तरह
कॉलन मुनरो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। मज़ीद तफसीलात क्या हैं? जी, पाकिस्तान जूनियर लीग का मैदान सजने को है तैयार। कल पहला मैच मर्दान वॉरियर और गुजरांवाला जायंट्स के दरमियान खेला जाएगा। इस हवाले से कज़ाफ़ी स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। टीमें भी अपनी मशकों में मसरूफ़ है। मुख्तलिफ टीमें बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस कर रही हैं। इस हवाले से बात की जाए तो कल 6 बजे जो मैच शेड्यूल है, लेकिन उससे पहले इफ्तिताई तकरीब भी होगी, तो उसमें पाकिस्तान के नामवर सिंगर्स परफॉर्म करेंगे। शायकीन क्रिकेट को भी इसमें मदऊ करने के हवाले से उनकी एंट्री फ्री रखी गई है। 18 साल से जो कम उम्र अफराद है वो अपना स्टूडेंट ID कार्ड दिखा के स्टेडियम के अंदर आ सकेंगे, और जो 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हैं उनके लिए 100 रुपये का टिकट रखा गया है। 19 मैचों में पर मुश्तमिल PGL का जो फाइनल होगा वो 21 अक्टूबर को शेड्यूल है। इस हवाले से मुख्तलिफ टीमों में जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं हर टीम में 11 रखे गए हैं, और इसी तरह जो ओवरसीज़ प्लेयर हैं उनको 4 रखा गया है। जबकि प्लेइंग 11 की बात करें तो उसमें 2 ओवरसीज़ खेलना लाजिम करार दिया गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 ओवरसीज़ हर टीम में खेल सकते हैं। नौजवान क्रिकेटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा पुरजोश है। उनकी जानिब से जब हमने उनके इंटरव्यूज़ किए तो उनकी जानिब से कहा गया है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि नौजवान खिलाड़ियों को भी पैसे भी मिलेंगे और कम्पिटिटिव क्रिकेट, नौजवान खिलाड़ियों को चांस मिलेगा, यही सबसे अच्छी बात है। इस पर हम मज़ीद ज़रूर बात करेंगे, कोशिश करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं कल उनको पुराने मदऊ करें, क्योंकि कल इस लीग का आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान जूनियर लीग, पाकिस्तान दुनिया का पहला क्रिकेट बोर्ड बन रहा है जो कि जूनियर लेवल पर अंडर 19 के जो प्लेयर्स हैं उनकी इंटरनेशनल लीग करवा रहा है। सो ऑल द बेस्ट PCB। और चूँकि इससे अगर हमारे पास नए स्टार्स हमें मिल सकें और हमारे मुस्तकबिल में जो मौजूदा मसाइल नज़र आ रहे हैं जैसे मिडल ऑर्डर के और कुछ पावर हिटिंग के अगर हल हो जाएँ तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। पुराना रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।